बार 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, बीजेपी 6 सीटों पर आगे, समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे। संजय राणा जी, अगर इस शुरुआती रुझान को परिणाम समझा जाए तो क्या लगता है आपको? 6-3 रहेगा, 7-2 यह परस्पर तस्वीर होगी या 8-1 भी हो सकता है? हमें लगता है कि 7 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को सीट आनी चाहिए। 2 सीटें तो 2 सीट और एक टफ सीट जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के रुझान की तरफ जाती है। और जहां तक बात करें तो फूलपुर का, अगर फूलपुर की अगर पुराना रिजल्ट देखेंगे जो 2022 का था, तो तकरीबन 1.5% का अंतर था जो वोटिंग परसेंटेज में, और दोनों मतलब स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। लेकिन ये भी शुरुआती रुझान है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें एज लेगी। फूलपुर की हम अगर चर्चा करें तो इसमें एज लेते हुए नजर आ रही है और ये एज बना रहेगा। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ 9 बजे तक हमें वेट करना चाहिए। बैलेट पेपर के भी काउंटिंग हो रही है, उसके बाद जब ईवीएम खुलेगा तब गणित समझ में आएगा किसके पक्ष में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी संजय राणा जी? हमें लगता है 11 बजे तक हो जाएगी। 12 बजे काफी देर है, क्योंकि छोटे जो विधानसभा होता है उसकी कंस्टिट्यूएंसी छोटी होती है और उसमें 15 राउंड तक या 10 से 15 राउंड में चीजें खत्म हो जाती हैं। और 10 राउंड तक अगर कोई काउंटिंग हो चुकी है और उसका रिजल्ट एक तरफा होता है तो समझ में आता है चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है और किसके विपक्ष में जा रहा है। तो फूलपुर एक बार फिर रुक करेंगे। सर्वेश दुबे ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, अगर फूलपुर के समीकरण को समझा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2024 की तस्वीर उभर कर सामने आएगी, 2027 का रिफ्लेक्शन क्या होगा और इस सीट के परिणामों का बाकी सीटों पर क्या रिफ्लेक्शन आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव 9 सीटों पर हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो इसके नतीजे आएंगे ये कहीं न कहीं ये दशा और दिशा तय करेंगे 2027 को लेकर। और इसे समाजवादी पार्टी ये भी कह रही थी कि उसका जो पीडीए का फार्मूला है वो इस पर अगर चलता है तो 2027 में वो इसको लेकर जनता के बीच जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये 2027 के चुनाव को भी प्रभावित करने वाला उपचुनाव है। हालांकि बीजेपी इनसे इनकार कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि उपचुनाव में ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि सरकार बनने या बिगड़ने की बात नहीं रहती है। लेकिन इसके बावजूद ये काफी अहम दोनों दलों के लिए इसलिए भी है कि अगर इससे जो है बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो उसकी साख बनी रहेगी, यानी कि लोग अभी भी बीजेपी का जो शासन है, जो सरकार है, उस पर भरोसा कर रहे हैं। और अगर समाजवादी पार्टी को कहीं जीत मिलती है तो समाजवादी पार्टी इसको कैश कराने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में तमाम नैरेटिव सेट किए थे, संविधान का खतरा बताया था, और उसके बाद एक पीडीए को बढ़त मिली और समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें भी लोकसभा की मिली, तो उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अगर वही नैरेटिव चला तो उसको फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि उस समय विपक्ष ने गुमराह किया था जनता को, और इस बार उपचुनाव में वो सारे नैरेटिव से काम नहीं करेंगे, क्योंकि विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों ने वोट किया है। ऐसे में बीजेपी का यही दावा है कि ज्यादातर सीटें पर वही जीत दर्ज करेगी। तो ये कह सकते हैं कि इसका निश्चित तौर पर जो नतीजे आएंगे उसका प्रभाव जो है 2027 में जरूर पड़ सकता है। लेकिन बिल्कुल सीधे रुक करेंगे करहाल का। सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र, करहाल की सीट के परिणामों को लेकर के कई मायने हैं, क्योंकि अगर यहां पर समाजवादी पार्टी जीतती है तो गढ़ में दबदबा बरकरार रहेगा, और अगर यहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान झेलने को मिलता है तो फिर सेंधमारी मानी जाएगी। क्या समीकरण आपको लग रहे हैं इस बार? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की अगर ये सीट जाती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पूरा दावा है, या उनके जो तमाम नेता हैं जो उन्होंने स्थानीय स्तर पर जो एक मेहनत की है, उस चुनाव में साफ तौर से दावा कर रहे हैं कि हर हालत में ये सीट हमारे ही पक्ष में जाएगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का दावा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि एक अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा मतदाता जो है वो यादव मतदाता है, और वो जुड़ा हुआ मतदाता है जो कि सैफई से जुड़ा रहता है हमेशा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पक्ष की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पहले से ही मजबूत है। हालांकि अभी जो है कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तो 12 से 1 बजे के बीच में तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये सीट किसके खाते में गई। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा बिल्कुल मजबूत सा कहा जा रहा है। जी आप बिल्कुल देवेंद्र, देखिए सबसे बड़ी की बात यह है कि अगर हम देखें जिस तरीके से प्रचार में ताकत झोंकी गई, पूरा यादव परिवार, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, सबने पूरी ताकत झोंक दी थी इस सीट पर।
बिल्कुल जिस तरीके से इस सीट को समाजवादी पार्टी ने लिया, चूंकि ये अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी थी, उसके बाद ये साफ तौर पर दिख रहा था कि उनके ही परिवार का कोई ना कोई सदस्य आएगा और इस सीट पर, चूंकि तेज प्रताप यादव ही ऐसे जो है घर में बचे थे जिन चुनाव मैदान में जो है इनको आना था। पहले चूंकि सांसद की टिकट कहीं से हो रही थी तो वो बदल दी गई, उसके बाद में यहाँ से ओवरऑल लास्ट में जाकर आखिर उन्हें यहाँ करहल से लड़ाया गया। नेहा जोशी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। नेहा जी, क्या सेंधमारी हो पाएगी करहल में? क्या भाजपा वहां पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में बड़ी सेंधमारी कर पाएगी इस बार? बिल्कुल अनुपम जी देखिए, अभी मैं आपके संवाददाता को भी सुन रही थी, तो उनका कहना है कि एक बड़ा यादव वोट क्योंकि वहां पर है, इसलिए उनको लगता है कि परिणाम किसी एक पर्टिकुलर तरफ जा सकते हैं। लेकिन अनुपम जी, हमने देखा है कि चाहे वो 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में ये जो एक ट्रेडिशनल एक गणित चलती थी कैलकुलेट के जनमानस ने इस सारे गणित को इतर करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया और उसने भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी के काम के ऊपर मोहर लगाई। तो ये जो सारे गणित हैं जो सपा चलाती आ रही थी या जो विपक्षी पार्टियां चलाती आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी इन सारे गणितों को किनारे करते हुए आज तक आगे बढ़ी है। और जब भी हमसे कोई चूक होती हुई दिखी है या हम कहीं पे पीछे होते हुए दिखे हैं, हमने उसको एक सीख की तरह, एक लर्निंग की तरह लिया है और फिर से लोगों के बीच में जाकर उनके मुद्दों को आगे रखकर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है। किसी तरह की पीडीए, एमवाई, ये अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो बीजेपी आश्वस्त है भाई कि वो आपके गढ़ में ही सेंधमारी कर देगी। भरोसा महिलाओं पर है, हमारा छोड़ ही नहीं देगी आपके पर है। देखिए, वहां पर जो कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव, वो मैनपुरी के सांसद भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव और सांसद जी, तेजस्वी यादव वहां सांसद भी रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जब कोई सांसद रहते हैं तो अपना एक असर क्षेत्र की जनता में उनके कार्य को भी लोग तोलते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, वो वहां पर एक लोकल कैंडिडेट होने के बावजूद बहुत मजबूत स्थिति में है और हमें लगता है, क्योंकि राजनीति शास्त्र यही सिखाता है कि अंतिम परिणाम तक कुछ कहना जल्दबाजी होता है। तो मैं क्योंकि मैं ज्योतिष भी नहीं हूं, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ थोड़ा समय के बीच जाने दीजिए और निश्चित तौर पे परिणाम इंतजार करना चाहते हैं या आप बार बार बता भी रहे हैं। संजय राणा जी, सवाल यहां पर यह तस्वीर साफ होने में समाजवादी पार्टी के भुवन जी पॉलिटिकल साइंस की दुहाई बार बार दे रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सियासत में तो कोई भी साइंस नहीं चलती है, फैसला क्योंकि जनता ही करती है। कोई साइंस नहीं चलती है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, उसका बैकग्राउंड है। लेकिन राजनीति को अगर समझे, करहल की राजनीति को समझे, तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक बोलना होता है, काम करना होता है, ग्राउंड की हकीकत होती है। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी 2-3 पिछले चुनाव को अगर देखा जाए, 49%, पिछला 2022 का चुनाव हुआ था 60% वोट था। एसपी सिंह बघेल को सिर्फ 32% वोट मिलेगा। लगभग आंकड़ा अगर देखा जाए तो डबल का आंकड़ा हमेशा रहा है। 15 से 20% का जो वोट परसेंटेज का अंतर रहा है। तो करहल सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक डिफिकल्ट सीट थी और आज भी डिफिकल्ट है। देखिए, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम किया गया है, लेकिन एक लोकल जो ग्राउंड होता है, जमीनी हकीकत होती है, वो थोड़ा अलग है और वो उस चीज को नहीं मानती है। तो कहीं ना कहीं जमीनी समीकरण को भी समझना जरूरी होता है और ये इनकी पारिवारिक सीट है। देखिए, जब परिवार आ जाता है तो वहां पे जनता का जुड़ाव अलग हो जाता है, जनता का लगाव अलग हो जाता है। तो वहां पे हो सकता है सारे काम भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही हो, शासन सुशासन बहुत अच्छा हो रहा हो, फिर भी एक जो आदमी का लगाव है, करहल के स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तो करहल में एब्सोल्युटली डिफिकल्ट है भारतीय जनता पार्टी को जीत पाना। एक तो तेज प्रताप जी लड़ रहे हैं, दूसरा यादव सीट है, प्लस उनके परिवार की सीट है, प्लस यादव बहुल क्षेत्र, तो बड़ा कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जिसको समझना जरूरी है। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एब्सोल्युटली डिफिकल्ट सीट है। अगर जीत जाते हैं, समझ लीजिए किला फतह कर लिया और हिंदुस्तान पे जीत हासिल कर ली, बराबरी वाली बात हो जाएगी। नेहा जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव उपचुनाव था और बात बटोगे तो कटोगे पे आई, बात हिंदू मुस्लिम पे आई। ये जो मुद्दे उछाले गए इस चुनाव के दौरान बीजेपी के द्वारा या फिर चुनाव प्रचार के दौरान,
क्या ये सारी चीजें बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा साबित हुई हैं? ऐसा आपको लगता है इसने बड़े स्तर पे पोलराइजेशन किया है?